नमस्कार विद्यार्थियों। इटली के एकीकरण पर पांचवा व्याख्यान। चौथे व्याख्यान में हम ऑस्ट्रिया से युद्ध कैबूर ने किस प्रकार से रणनीति तैयार की, उससे पहले उसने लुई नेपोलियन के साथ में नेपोलियन तृतीय के साथ में उसने एक गुप्त संधि की और फिर उसके बाद में विल्फ्रेंका की संधि और विक्टर एमेनुअल ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ मिलकर जो 10 नवंबर 1859 को ज्यूरिख की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और यहाँ लोम्बार्डी पर सार्डिनिया का विधिवत अधिकार हो गया था और इटली के एकीकरण का प्रथम चरण पूरा, ये हमने पिछले व्याख्यान में किया था। अब आगे सार्डिनिया ऑस्ट्रिया युद्ध में सार्डिनिया की विजय से इटली के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई थी। मध्य इटली की जनता ने परमा, मोडेना, टस्कनी के शासकों को निकाल दिया। बोलाग्ना तथा रोमाग्ना से पोप के प्रतिनिधियों को भगा दिया। इन सभी स्थानों पर देशभक्तों ने अपनी अस्थायी सरकारें स्थापित कर ली तथा उन्होंने सार्डिनिया के साथ सम्मिलित होने का निर्णय लिया। ये जो सब कार्य हो रहा है इसमें कैबूर नहीं है, क्योंकि कैबूर आप जानते हैं उसने त्यागपत्र दे दिया था जब विक्टर एमेनुअल ने उसकी बात नहीं मानी थी। ब्रिटेन ने मध्य इटली के राज्यों का समर्थन किया और कहा कि मध्य इटली की जनता को अपने शासक चुनने का उतना ही अधिकार है जितना कि इंग्लैंड, फ्रांस और बेल्जियम की जनता को है। ऑस्ट्रिया और प्रसा चाहते थे कि ज्यूरिख की संधि के अनुसार मध्य इटली में पुराने शासकों को राज सिंहासन दिया जाए, लेकिन नेपोलियन नहीं चाहता था कि मध्य इटली के राज्य पिडमांट सार्डिनिया के साथ मिले। इस बीच जनवरी 1860 में कैबूर पुनः पिडमांट का प्रधानमंत्री बनता है। कैबूर जानता था कि नेपोलियन की सहमति के बिना मध्य इटली के राज्यों का सार्डिनिया के साथ मिलना कठिन है। अतः उसने नेपोलियन से बातचीत की तथा यह तय किया गया कि यदि वह मध्य इटली के राज्यों को पिडमांट में सम्मिलित होने देगा तो उसके बदले में सेवाय और नीस फ्रांस को दे दिए जाएंगे। मार्च 1860 में मध्य इटली के राज्यों में जनमत संग्रह कराया गया। मार्च 1860 में परमा, मोडेना, टस्कनी, बोलोग्ना, पियाकेंजा ने भारी बहुमत से पिडमांट के साथ मिलने का निर्णय किया। मध्य इटली के राज्य पिडमांट में सम्मिलित कर लिए गए तथा सेवाय और नीस फ्रांस को सौंप दिए। लोम्बार्डी पर पहले से ही सार्डिनिया का अधिकार हो चुका था। इस प्रकार कैबूर की इस नीति के फलस्वरूप सार्डिनिया का एक छोटा राज्य एक वर्ष में विशाल राज्य में परिवर्तित हो गया। फ्रांस को सेवाय और नीस प्राप्त हो जाने से फ्रांस की जो बहुत पुरानी एक इच्छा थी वो पूर्ण हो गई, किंतु गैरिबाल्डी ने इसका विरोध किया
और उसने कहा कि कैवूर ने मेरी मातृभूमि नीस, जो कि फ्रांस को दे दिया था, उसने कहा कि कैवूर ने मेरी मातृभूमि को बेच दिया और मुझे विदेशी बना दिया। इधर नेपोलियन को इंग्लैंड की मित्रता से भी हाथ धोना पड़ा, क्योंकि सेवाय और नीस का फ्रांस में मिल जाना उसे अच्छा नहीं लगा। कैवूर के प्रयत्नों से इटली का उत्तरी और मध्य भाग, जो एक राजसत्ता के अधीन आ गए थे, तथा संयुक्त इटली के लिए दृढ़ आधार तैयार हो गया था, किंतु अभी तक आधा इटली बाकी था। वेनेशिया, रोम, नेपल्स और सिसिली के राज्य अभी बाहर थे। वेला फ्रेंका की संधि के बाद कैवूर ने कहा था, यूरोपीय शक्तियों ने मुझे कूटनीति के द्वारा, डिप्लोमेसी के द्वारा उत्तर की ओर से इटली का एकीकरण नहीं करने दिया। अब मुझे क्रांति का सहारा लेकर दक्षिण की ओर से इटली का एकीकरण करना होगा। 1860 के अंत में कैवूर ने दक्षिणी इटली की ओर ध्यान दिया। 1821 से 1860 तक नेपल्स का इतिहास अत्याचारपूर्ण निरंकुशता का इतिहास है। वहां 3 बार विद्रोह हो चुके थे। वहां का जो शासक है फ्रांसिस द्वितीय ने कुछ सुधार करने का प्रयत्न किया, किंतु इससे जनता का असंतोष कम नहीं हुआ। इसी प्रकार सिसिली में भी क्रांतिकारियों का प्रचार कार्य तेजी से चल रहा था। मैजनी ने भी विद्रोह को प्रोत्साहन दिया और उसके समर्थक क्रिस्पी ने विद्रोह की योजना तैयार की, किंतु नेपल्स और सिसिली में क्रांति पैदा करने तथा उसे सफल बनाने का श्रेय गैरिबाल्डी को दिया जाना चाहिए। गैरिबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नगर में हुआ था। उसके पिता एक व्यापारी जहाज के अधिकारी थे, अतः वह नवयुवक होने पर तटीय व्यापार में लग गया और उसे अपने समुद्री जीवन में भूमध्य सागर का अच्छा ज्ञान हो गया। इन्हीं यात्राओं के दौरान उसका इटली के देशभक्तों से परिचय हुआ, जिससे उसके मन में देश की स्वतंत्रता की ऐसी लगन लगी कि वह अपने देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हो गया। कुछ समय पश्चात वह मेजनी के संपर्क में आया और उसके आदर्शों से प्रभावित होकर युवा इटली, यंग इटली, जो कि मेजनी के द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन था, यंग इटली का मेंबर बन गया। 1833 में उसने मेजनी के सहयोग से इटली में गणतंत्र स्थापित करने के षड्यंत्र में भाग लिया, किंतु षड्यंत्र का उसका जो है वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाने से उसे बंदी बना लिया गया, कैद कर लिया गया और देशद्रोह के अपराध में मृत्युदंड की सजा सुनाई। किंतु वह इटली से भाग निकला और दक्षिणी अमेरिका पहुंच गया। 1848 तक दक्षिणी अमेरिका में रहा और वहाँ के कुछ जो स्वतंत्रता के कार्यक्रम थे उनमें भाग लेता रहा। उसके साथी लाल कमीज पहनते थे, अतः उसका दल लाल कुर्ती दल कहलाया। 1848 की क्रांति की सूचना प्राप्त होने पर वह
इटली लौट आया। उसने चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया, किंतु 25 जुलाई 1848 को सार्डिनिया पराजित हुआ और चार्ल्स एल्बर्ट को ऑस्ट्रिया से संधि करनी पड़ी। इसी बीच रोम में क्रांति हो गई। मैजनी के नेतृत्व में रोमन गणराज्य की स्थापना हो चुकी थी। गैरिबाल्डी मैजनी की सहायतार्थ रोम पहुंच गया। जब फ्रांस ने रोम की रक्षार्थ रोमन गणराज्य पर हमला किया, तब गैरिबाल्डी ने फ्रांसीसी सेनाओं के विरुद्ध रोम की रक्षा करने का दृढ़ता से प्रयत्न किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका और किसी प्रकार बचकर टस्कनी पहुंच गया। टस्कनी से उसे पिंडमांट आना पड़ा। यहां से पुनः अमेरिका चला गया। अमेरिका में वह 6 वर्ष रहा और वहां खूब धन कमाया और पुनः इटली लौट वापस आ गया। इटली आकर उसने सार्डिनिया के निकट एक टापू खरीदा जिसका नाम क्रेप्रीरा और फिर वहां खेती करने लगा। 1856 में उसकी कैबूर से भेंट हुई और वह कैबूर से बड़ा प्रभावित हुआ। 1857 में उसने सार्डिनिया के शासक को अपनी सेवाएं अर्पित कर दी। गैरिबाल्डी के जीवन की यह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि गणतंत्रवादी गैरिबाल्डी अब वैध राजसत्तावाद का समर्थक बन गया, यानी कि राजतंत्र का। उसी के कारण सार्डिनिया के गणतंत्रवादियों एवं राजसत्तावादियों में समझौता हो गया। उन्होंने अपने मतभेदों को भुलाकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संयुक्त रूप से कार्य किया। इतिहासकार केटलबी ने लिखा है, यदि यह समझौता नहीं होता और दोनों के मतभेद बने रहते तो वे एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयत्न करते और इटली की एकता का प्रयत्न विफल हो जाता। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का वास्तविक कार्य 1860 से प्रारंभ होता है। 1860 के प्रारंभ में मैजनी के प्रोत्साहन के कारण सिसिली की जनता ने अपने निरंकुश शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने गैरिबाल्डी से सहायता की मांग की। गैरिबाल्डी ने इस शर्त पर सहयोग देना स्वीकार किया कि विद्रोह सार्डिनिया के पक्ष में हो। यद्यपि कैबूर की सहानुभूति गैरिबाल्डी के साथ थी, किंतु वह खुले रूप से गैरिबाल्डी की सहायता नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रथम तो ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध था, तथा दूसरा गैरिबाल्डी की सहायता करने से नेपल्स और सार्डिनिया के बीच युद्ध छिड़ जाता और संभवतः यूरोपीय राज्य उसमें हस्तक्षेप करने लगते। ऐसी परिस्थिति में कैबूर ने दोहरी नीति अपनाई। बाहरी तौर पर अपनी तटस्थता प्रदर्शित करता रहा, किंतु गुप्त रूप से गैरिबाल्डी व सिसिली के जो भक्त थे उनको सहायता पहुंचाता रहा। 5 मई 1860 को गैरिबाल्डी ने अपने 1000 लाल कुर्ती वाले स्वयं सेवकों को लेकर सिसिली की ओर प्रस्थान किया। 11 मई को वह सिसिली पहुंच गया तथा 15 मई को केल्टाफिमी नामक स्थान पर नेपल्स की सेनाओं को पराजित किया और 27 मई तक उसने पेनारेमो पर अधिकार कर लिया तथा जून के अंत तक सिसिली पर गैरिबाल्डी का अधिकार हो गया। गैरिबाल्डी ने अपने आप को सिसिली का अधिनायक घोषित कर दिया। गैरिबाल्डी ने अपने आप को सिसिली का
अधिनायक घोषित कर दिया। सिसिली पर अधिकार करने के बाद गैरिबाल्डी ने 19 अगस्त 1860 को नेपल्स के मुख्य भाग रेगियो डी कैलेब्रिया पर आक्रमण कर दिया। 21 अगस्त को उसने रेगियो पर सरलता से अधिकार कर लिया। रेगियो से गैरिबाल्डी नेपल्स की ओर बढ़ा। नेपल्स के शासक फ्रांसीसी ने सभी राज्यों से सहायता मांगी, किंतु उसे कहीं से सहायता नहीं मिली और 6 सितंबर को फ्रांसीसी वहां से भाग खड़ा हुआ तथा नेपल्स के पूरे राज्य पर गैरिबाल्डी का अधिकार हो गया। नेपल्स की जनता ने उसका भव्य स्वागत किया। गैरिबाल्डी ने अपने आप को नेपल्स का भी अधिनायक घोषित कर दिया। इससे पहले सिसिली का कर दिया था, अब नेपल्स का। तत्पश्चात उसने रोम पर अधिकार करने की योजना बनाई। उसने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि वह सिसिली और नेपल्स को तभी इटली राज्य में शामिल करेगा जब वह रोम को विजय करके विक्टर एमेनुअल को इटली का सम्राट घोषित कर देगा। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।